आगे कंटिन्यू करते हैं नावल ओल्ड मैन एंड द सी को, जहाँ पे ओल्ड मैन जो है वो पर्सोनिफाई कर रहा था सी को विद अ वुमन। और वो कहता है कि शी इज़ काइंड एंड वेरी ब्यूटीफुल, वो रहमदिल और बहुत खूबसूरत है, बट शी कैन बी सो क्रूअल एंड इट कम्स सो सडनली, लेकिन कभी कभी वो बहुत जालिम हो जाती है और बहुत अचानक हो जाती है। एंड सच बर्ड्स दैट फ्लाई डिपिंग एंड हंटिंग, और वो परिंदे जो उड़ते हैं और डुबकी लगाते हैं और शिकार करते हैं, विद द स्मॉल सैड वॉइसेस, अपनी छोटी छोटी बारीक सी उदास आवाज़ों में, आर मेड टू डेलिकेटली फॉर द सी, वो इस समुंदर के मुकाबले में बहुत नाजुक है, नफीस है। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द सी एज लमार, विच इज़ वट पीपल कॉल हर इन स्पेनिश व्हेन दे लव हर। वो हमेशा समुंदर को लामार कहा करता था। लामार जो है स्पेनिश के अंदर समुंदर का फीमेल नेम है, जिसका मतलब है दोशीज़ा, जो कि लोग स्पेनिश ज़बान से कहते थे जब उससे मोहब्बत होती थी, यानी समुंदर उनके लिए बायस रहमत होता था। समटाइम दोज हु लव हर से बैड थिंग्स ऑफ हर, बट दे आर ऑलवेज सैड एज दो शी वर अ वुमन। लेकिन कभी कभी जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं वो उसके बारे में बुरी बातें भी कहते हैं मोहब्बत में, लेकिन हमेशा जो है वो एज अ फीमेल ही उसको ट्रीट करते थे। Some of the younger fishermen, those who used buoys as floats for their lines and had motorboats, लेकिन कुछ नौजवान मछेरे जो अपने जाल के लिए बॉयज़ का इस्तेमाल करते थे। बॉयज़ होते हैं बेसिकली वो फ्लोटेबल बॉडीज़ सी होती हैं, प्लास्टिक की बनी हुई या लकड़ी की बनी हुई, जो कि समुद्र के ऊपर तैर रही होती हैं और डूब नहीं सकती। उनके साथ वो अपनी नेट को बांध दिया करते थे ताकि इन केस कुछ फंस जाए तो दूर से उनको नज़र आ जाए कि जब कोई बॉय ऊपर से बी, ये जो बॉय है BUOY, बॉय जो है ये बॉयंस जो एक वर्ड है बॉयंट है उससे निकला है, वो हल्का सा भी यूँ मूव करता समझ लग जाता है कि नीचे वाला जो नेट है उसमें कोई चीज़ फंस गई है। तो कहते हैं वो जो मछेरे थे नौजवान और जो साथ साथ मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते थे, मोटर वाली कश्तियों का इस्तेमाल करते थे, बॉट व्हेन द शार्क लेवर्स हैड ब्रॉट मच मनी, जो अगर उन्होंने ख़रीदी थी जब उन्होंने शार्क के जिगर बेचे थे जिससे उनको बहुत पैसा आया था। स्पोक ऑफ हर एज एलमार विच इज़ मैस्कुलर, वो उसको समुंदर को लामार नहीं कहते बल्कि क्या कहते थे, एलमार कहते थे। और एलमार जो स्पेनिश में मेल एक लाहका है, ये बेसिकली मेल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लामार का मतलब अगर फीमेल है तो एलमार मतलब मेल है। दे स्पोक ऑफ हर एज अ कंटेस्टेंट और अ प्लेस और इवन एन एनिमी, वो समुद्र को ऐसे पुकारते थे जैसे कि समुद्र उनका कोई कंटेस्टेंट हो, मुकाबला करने वाला उनसे जो कम्पीट कर रहा है, कोई जगह हो या फिर उनका दुश्मन हो। जबकि जो बूढ़े मछेरे थे वो उसको एज अ महबूबा ट्रीट करते थे समुद्र को। ये जो डिफरेंस ऑफ जनरेशन्स है और जिस तरह एज का डिफरेंस है, जिस तरीके से वो इसको समुद्र को ट्रीट करते हैं, ये उनकी नेचर को बयान कर रहा है। जो नौजवान है उनके लिए समुद्र एक चैलेंज था, और जो बूढ़े आदमी थे, जो बूढ़े मछेरे थे, उनके लिए समुद्र जो था एक रहमत थी, एक माँ की मानत थी, एक महबूबा की मानत थी, जो नखरे भी करती कभी, ठीक है, बिलवड की तरह, और उनको जो है वो हेल्प भी करती है, उनको सस्टेन भी करती है, उनको नरिश भी करती है। बट द ओल्ड मैन ऑलवेज थॉट ऑफ हर एज फेमिनिन, लेकिन हमेशा बूढ़े आदमी ने उसको मुअन्नस से जाना, एंड समथिंग दैट गेव और विद हेल्ड ग्रेट फेवर्स, और एक ऐसी चीज़ जो कि बड़े बड़े जो फेवर्स हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ जो अपने पास रखती देती नहीं आराम से। एंड एज समथिंग दैट गेव और विद हेल्ड ग्रेट फेवर्स, एंड इफ शी डिड वाइल्ड और विकेड थिंग्स इट वॉज बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प देम। और अगर कभी ये समुंदर जो है उसके साथ कोई ज़ालिमाना विकेट चीज़ करती है या फिर कोई ऐसी चीज़ करती है जो कि वाइल्ड है, वैशी है, तो ये उसकी गलती नहीं है, वो बस शी कैन नॉट हेल्प हर सेल्फ, वो अपने आप को जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाती। उसका गुस्सा जो है उतना, जब गुस्से में आती है तो उसके मूड स्विंग्स उसको इजाज़त नहीं देते कि वो जो है लॉजिकली काम करे। तो एक तरह से ओल्ड मैन समुंदर की बात कर रहा है और उसको पर्सोनिफाई कर रहा है, रिलेट कर रहा है औरत के साथ। द मून अफेक्ट्स हर एज इट डज अ वुमन ही थॉट, कहता है समुंदर पे चांद का असर होता है, जब चांद चेंज होता है तो समुंदर की नेचर भी चेंज होती है। कहता है ये ऐसे ही जैसे चांद औरत पे भी असर करता है, चांद निकला हो तो औरत का मूड और होता है, चांद ना निकला हो तो औरत का मूड और होता है। ही वॉज ग्रोइंग स्टडीली एंड इट वॉज नो एफर्ट फॉर हिम, वो आराम आराम से चप्पू चला रहा था और उसको कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। सिंस ही केप्ट वेल विद इन हिज स्पीड, क्योंकि वो अपनी रफ्तार के मुताबिक चप्पू चला रहा था। एंड द सर्फेस ऑफ द ओशन वॉज फ्लैट, और समुद्र की सतह जो थी वो हमवार थी, यानी इस पर ज़्यादा लहरें नहीं थी। एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल स्वर्ड्स ऑफ द करंट, बस कभी कभी बीच में कोई भंवर या चक्कर आ जाता था उसका, लहर का।
ही वॉज लेटिंग द करंट डू अ थर्ड ऑफ द वर्क। वो तकरीबन एक तिहाई जिसका काम था शिप को मूव, कश्ती को मूव करने वाला, वो समुद्र को करने दे रहा था। जिस तरफ समुद्र की लहर उसको ले जा रही थी उस तरफ जाने दे रहा था। एंड इट्स एज इट स्टार्टेड टू बी लाइट ही सॉ ही वॉज ऑलरेडी फर्दर आउट देन ही हैड होप टू बी एट दिस आवर। और जब रोशनी आई उसको अंदाज़ा हुआ कि वो इतना आगे समुद्र में निकला है जितना उसको खुद भी ख्याल नहीं था कि वो इतना आगे निकल आएगा इतनी सुबह सुबह। उसका ख्याल था वो पीछे होगा अभी, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल आया था। आई वर्क द डीप वेल्स फॉर अ वीक एंड डिड नथिंग ही थॉट। उसने सोचा कि मैं जो गहरे कुएँ थे, कुएँ से जो समुद्र के अंदर में तक नहीं, एकदम से ढलवान है पानी का, एकदम से नीचे फ्लो होता है। कहता है इस इलाके में मैंने हफ्ते के लिए काम किया था और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। टुडे आई विल वर्क आउट वेयर द स्कूल्स ऑफ बोनीटो एंड एल्बाकोर आर। कहता आज मैं ढूंढ के रहूँगा कि बोनीटो और एल्बाकोर ये दोनों मछलियाँ, ठीक है, उनकी नाम है, इनके स्कूल्स कहाँ पे हैं, इनकी जो है कहाँ पे जो है पूरा झुरमट मौजूद है। एंड मे बी देयर विल बी अ बिग वन विद देम, और हो सकता है उनमें कोई बड़ी मछली भी हो जिससे मैं पकड़ सकता हूँ। बिफोर इट वॉज रियली लाइट ही हैड हिज बेट्स आउट एंड वॉज ड्रिफ्टिंग विद द करंट। इससे पहले कि पूरी रोशनी बाहर आती उसने अपने चारे बाहर निकाले और वो पानी के बहाव के साथ चल रहा था। वन बेट वॉज डाउन 40 फैदम्स। एक जो उसका चारा था जिनसे 3 लाइन्स लगाई हुई थी, 3 रॉड्स लगाई थी जिनके साथ रस्सी लटक हुई थी समुद्र के अंदर। एक जो थी वो तकरीबन 40 फैदम्स की गहराई पे थी। द सेकेंड वॉज एट 75 एंड द थर्ड एंड फोर्थ वर डाउन इन द ब्लू वाटर एट 100 एंड 125 फैदम्स। यानी 4 लाइन्स उसने लगाई हुई थी। एक जो थी वो 40 फैदम्स पे थी, दूसरी जो थी 75 फैदम्स पे थी, तीसरी जो थी वो 100 फैदम्स पे थी, और जो चौथी थी वो 125 फैदम्स पे थी, वो जो बहुत डीप थी। Each bait hung head down with the shank of the hook inside the bait fish, tied and sewed solid, and all the projecting part of the hook, the curve and the point was covered with fresh sardines. तो क्या हुआ कि जो हर बेट था, हर जो मछली थी, जो हर चारा था, उसका सर नीचे की तरफ था, ठीक है, विद द शैंक ऑफ द हुक इनसाइड द बेट फिश। और जो शैंक कहते हैं बेसिकली जो हुक का ये जो वाला अगला हिस्सा होता है वो मछली के अंदर था, ठीक है, टाइड एंड स्यूड सॉलिड ऑल द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द हुक। और जिसके उसको ना अच्छी तरीके से रस्सी बांधी थी, यानी उसके बाद भी हुक गुजारने के बाद भी अच्छी तरीके से रस्सी बांधी थी ताकि वो खुले ना, ठीक है। और जो बकाया हिस्से थे हुक के जो बाहर की तरफ निकले थे, वो हुक सिर्फ यूँ नहीं होती, उसके साथ और इधर उधर से रंग बिरंगे कांटे, रंग बिरंगे तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ टाइप से कांटे निकले होते हैं, प्रोट्रूडिंग होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, ताकि मछली जहाँ से भी खाए उसके मुँह में बिल्कुल फंस जाए, वो निकलना मुश्किल हो जाए, वो इस तरह जो ईजिली कैप्चर कर ले। द कर्व एंड द पॉइंट वॉज कवर्ड विद फ्रेश सार्डीन्स। और जो उसकी कर्व थी और जिसका पॉइंट था हुक का, उस पर उसने फ्रेश सार्डीन लगाई थी, यानी एक बेट फिश के साथ यूँ मछली लगाई थी और उसके साथ फिर सार्डीन को ऊपर मला हुआ था ताकि उसकी स्मेल आती रहे। आगे पढ़ते हैं। ईच सार्डीन वॉज हुक थ्रू बोथ आईज सो दैट दे मेड अ हाफ गार्लैंड ऑन द प्रोजेक्टिंग स्टील। अच्छा, यानी उसे सिर्फ उसको मला नहीं बल्कि ऊपर सार्डीन की मछली लगा ही दी है। सार्डीन की मछली की दोनों आंखों के दरमियान से यूँ हुक गुजार के यूँ फंसाया हुआ था, और इस तरह के कई सार्डीन्स लगा के उसने एक तरह से पूरा गार्डन बना। गार्डन कहते हैं ये जो फूलों का हार होता है, जैसा फूलों का हार होता है ना, साथ साथ फूल जुड़े होते हैं, इस तरह ये मछलियाँ उस हुक के ऊपर जुड़ी हुई थी। There was no part of the hook that a great fish could feel which was not sweet smelling and good tasting. पूरे हुक के ऊपर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पे मछली को, खाने वाली मछली को, शिकार की मछली को उसका टेस्ट ना आता और अच्छी खुशबू ना आती मछली की। तो ये उसने पूरा प्रिपेयर किया था कि पूरी की पूरी हुक से स्मेल है और वो उसको बाइट करने की कोशिश करे। द बॉय हैड गिवन हिम 2 फ्रेश स्मॉल टूनाज और एल्बाकोर्स विच हंग ऑन द 2 डीपेस्ट लाइन्स लाइक प्लमेट्स। लड़के ने उसको 2 जो है फ्रेश टूनाज दी थी। टूना जिक्र किया था, पता नहीं, टूना जो स्मॉल टूना वो भी फिश होती है, उसकी स्मेल ही बहुत तेज़ होती है, कैन में मिल जाती है वो भी, और ये नॉर्मली मिलती है बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में अगर पाकिस्तान में अगर आप लेते हैं, इम्पोर्टेड जो पैकेजिंग में आती है। तो कहता कि वो जो थी उसने 2 लड़के ने दी थी, और एल्बाकॉर्स जिनको हम एल्बाकॉर भी कहते हैं वो वाली मछली, विच हंग ऑन द 2 डीपेस्ट लाइन्स, जो 2 बिल्कुल गहरी तरीन लाइन्स थी ना आखिर वाली 100 एंड 125, उनके साथ ये दोनों जो हैं स्मॉल टूनास लगी हुई थी, ठीक है, लाइक प्लमेट्स, जैसे प्लमेट लगाओ, प्लमेट कहते हैं जो मजरिंग मीटर होता है, ठीक है, या पैमाइशी डोरी होती है जैसे हम फीता भी कहते हैं, उसकी तरह जो ना वो सर जुड़ी हुई थी। एंड ऑन द अदर्स ही हैड बिग ब्लू रनर एंड अ येलो जैक, और बकाया दोनों में एक पे रनर
मछली थी लगी ब्लू रनर और दूसरी येलो जैक मछली लगी हुई थी दैट हैड बीन यूज्ड बिफोर, जिसको उसने पहले भी इस्तेमाल किया था, बट दे वर इन अ गुड कंडीशन स्टिल एंड हैड द एक्सलेंट सार्डीन्स टू गिव देम सेंट एंड अट्रैक्टिवनेस। लेकिन वो अभी भी अच्छी हालत में थी और उससे अच्छी खुशबू आ रही थी और वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि मछली उसकी तरफ आए। ईच लाइन एज थिक अराउंड एज अ बिग पेंसिल was looped onto a green sapped stick so that any polar touch on the bait would make the stick dip। अच्छा जी, और ये दोनों सारी रस्सियाँ थी जो कि एक पेंसिल जितनी मोटी थी, हर एक रस्सी वो जो है उसके साथ क्या बांधा हुआ था, सब्ज रस भरी ग्रीन सैप्ड स्टिक, एक ऐसी स्टिक थी जो कि बेसिकली पौधे से बनाई हुई थी, ग्रीन पौधे से बनाई हुई थी, उसकी मोटी सी शाख थी, उसके साथ वो जुड़ी हुई थी और उसको इस तरह किया हुआ था, पानी के साथ बांधा हुआ था, यानी रस्सी के दरमियान में उसको बांधा हुआ था कि अगर हल्का सा भी कोई उस बेट को छेड़ता, सुख को छेड़ता, तो वो जो स्टिक है वो पानी से टच कर जाए, उसको पता चल जाए कि भाई मछली जो है वो किसी ने इसको छेड़ा हुक को। And each line had two 40 fathom coils which could be made fast to the other spare coils so that if were necessary a fish could take out over 300 fathoms of line। उसके अलावा हर लाइन के साथ दो had 240 fathom coils, दो 40 fathom coils साथ जुड़ रखी थी कि जब भी ज़रूरत पड़ी जोड़ने की तो वो उनको साथ जोड़ के इतना लंबा कर ले कि अगर कोई मछली चाहे और उसको खींचती हुई लेके जाए हुक को, क्योंकि ना बेसिकली फिशिंग में सिर्फ ये होता है कि उसने बाइट किया मछली और आपने खींच के बस निकाली, नो, उसने बाइट किया फिर ना फिशरमैन थोड़ी थोड़ी रस्सी रिलीज़ करता है, फिर खींचता है, फिर रिलीज़ करता है, फिर खींचता है, ताकि मछली थक जाए, फिर उसको पुल करता है। अगर वो सिर्फ पुल करने की कोशिश करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हुक जो उसके मुंह में फंसा हुआ है वो उसके मुंह को रिप करके बाहर निकल जाए और मछली तो भाग जाए और शिकार भी ना हो, ज़ाया भी हो जाए बेट। तो इसलिए जो है वो एक जिस तरह पतंगबाजी में होता है कि थोड़ी डोर छोड़ी थोड़ी खींची, इस तरह ही फिशिंग में भी होता है कि थोड़ी सी डोर रस्सी छोड़ दें, थोड़ी सी वापस खींचते हैं ताकि उसको पकड़ सकें। तो उसकी बात करते हुए कह रहा है कि इतनी थी कि तकरीबन 300 फैदम की उसके रस्सी पड़ी हुई थी कि चाहे वो 300 फैदम तक ले जा सकता है अगर मछली उसके साथ खेलना चाहिए। बड़ी मछली होगी ना, ज़्यादा टाइम लगेगी, दूर तक जाएगी, फिर ये खींचेगा, थोड़ा सा ज़्यादा जोर नहीं लगाएगा, जब उसको फील होगा कि पुल करी फिर रिलीज़ कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता थका के फिर खींचेगा। Now the man watched the dip of 3 sticks over the side of the skiff and rowed gently to keep the line straight up and down at their proper depths। अब उसने देखा कि 3 लकड़ियाँ थी वो साथ लटकी हुई थी शिप कश्ती के साथ साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो रो कर रहा था, नरमी से चला रहा था, टू कीप द लाइन स्ट्रेट अप, ताकि जो उसकी रस्सी है वो स्ट्रेट रहें। अगर वो ज़्यादा तेज़ी से जाता तो पीछे से समुद्र के अंदर रस्सी जो स्ट्रेट जा रही होगी यूँ लहर का जो टेढ़ी होती रहती, और उस वजह से क्या होता है कि मछली के पीछे रह जाती है और उसको पुल करना मुश्किल होता और मछली को फील होता है कि ये चीज़ मूव कर रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा था ताकि मछलियों को पता ना चले। इट वॉज क्वाइट लाइट एंड एनी मोमेंट नाउ द सन वुड राइज। अब काफ़ी रोशनी हो चुकी थी और लग रहा था किसी भी लम्हे सूरज जो अपनी आबोताब से चमक उठेगा। द सन रोज थिनली फ्रॉम द सी एंड द ओल्ड मैन कुड सी द अदर बोट्स। सूरज आहिस्ता आहिस्ता समुद्र से निकला और बूढ़े आदमी को बकाया कश्ती नजर आना शुरू हुई। लो ऑन द वाटर एंड वेल इन टुवर्ड्स द शोर स्प्रेड आउट अक्रॉस द करंट, जो कि दूर शोर किनारे के पास पास अभी भी फैल रही थी और जहाँ पानी का भाव हल्का था। Then the sun was brighter and the glare came on the water, and then as it rose clear, the flat sea sent it back at his eyes so that it hurt sharply, and he rowed without looking into it। फिर सूरज इतना ऊंचा हो गया कि सूरज की रिफ्लेक्शन समुद्र में पड़ रही थी तो उसकी लाइट इतनी ग्लो करके तेज़ हो रही थी कि बूढ़े आदमी की आंखों में इस तरह पड़ रही थी कि उसको तकलीफ हो रही थी देखने से, तो वो कोशिश कर रहा था कि वो समुद्र की जानिब ना देखे कि उसकी रोशनी बहुत ब्राइट थी। He looked down into the water and watched the lines that went straight down into the dark of the water। उसने सिर्फ जहाँ पे रस्सियाँ थी उस साइड पे नीचे देखा और उसको सीधी रस्सियाँ नीचे जाते हुए नजर आ रही थी। He kept them straighter than anyone did, so that at each level in the darkness of the stream there would be a bait waiting exactly where he wished it to be for any fish that swam there। उसने उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखा, बहुत ध्यान से कश्ती चला रहा था और मुख्तलिफ डेप्थ से पे रखा, 40 फैदम्स, 70 फैदम्स, 100 फैदम्स, 125 फैदम्स की जिस भी मौके पे जो भी मछली आए उसको वो पकड़ ले, यानी हर तरह की मछली की ऑप्शन उसने अपने पास रखी हुई थी। Others let them drift with the current and sometimes they were at 60 fathoms when the fishermen thought they were at 100। और कहते हैं कभी कभी कहते हैं ये बड़ा ध्यान रखता था उसकी, अब ना ये कैपेबिलिटी को बता रहे कि बकाया मछेरे थे वो ड्रिफ्ट करने देते थे कि वो कश्ती ज़्यादा तेज चला रहे थे तो पीछे जो रस्सी थी वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ टेढ़ी होती जाती थी,
अब उनको लग रहा था कि हमने 100 फैदम की रस्सी छोड़ दी, लेकिन वो सिर्फ 60 फैदम तक पहुँची हुई थी, क्योंकि बजाय इस तरह 100 आने के वो इस तरह जो है आ रही है, तो इधर 60 फैदम तक पहुँची होती थी, उससे नीचे नहीं गई होती थी। और ये इस चीज़ का इसको तजर्बे से मालूम था कि इसका क्या नुकसान है, जो नीचे वाली डेप्थ वाली मछली है वो ये पकड़ नहीं सकता। बट ही थॉट आई कीप दम विद प्रिसीजन ओनली आई हैव नो लक एनी मोर, बट हु नोज, कहता है लेकिन मैं जो बड़ी प्रिसीजन से, बड़ी ध्यान से, बिल्कुल सही मुकाम पर रखता हूँ रस्सी को, लेकिन मेरी आजकल किस्मत ख़राब है। हु नोज, कौन जाने कि क्या होगा। मे बी टुडे, शायद आज, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन है। इट इज़ बेटर टू बी लकी बट आई वुड रैदर बी एग्जैक्ट। कहते हैं लकी होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने काम में अगर एग्जैक्ट है ना, आपको पूरा अपनी तरफ से तैयारी है, वो कहता है मैं चाहूँगा कि मैं वही हूँ। बेशक अगर इंसान लकी हो तो बगैर कम तैयारी के भी वो काफ़ी कुछ हासिल कर सकता है। कहते हैं लकी जो है उस पर कोई एतबार नहीं है, लेकिन अगर आपको एतबार है कि आप परफेक्ट हो, आपने पूरी तैयारी की है, तो आप बड़ा कुछ पा सकते हो। देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी, कि जब अगर बाद में किस्मत आए भी आपका साथ देने के लिए, तो आपकी तरफ से तैयारी पूरी हो। ये ना हो कि लक आपका साथ देना चाह रही है, मछलियाँ बड़ी आ जाए, लेकिन आपकी तरफ से तैयारियाँ पूरी ना हो। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। बट ही थॉट से लेके यू आर रेडी तक, और ये एक तरह से आपको पूरी ओवरऑल जो नावल की थीम है ये वो बयान कर रहा है। ये बार बार बयान करेगा मुख्तलिफ अल्फाज में, लेकिन वो यही बात कर रहा है, टू बी एग्जैक्ट, टू बी परसिस्टेंट, टू बी एग्जैक्ट और टू बी परसिस्टेंट, और उसके अलावा टू बी प्रिसाइज, टू बी इमैक्यूलेट, टू बी परफेक्ट, टू बी प्रिपेयर्ड। ये सब चीज़ें शामिल हैं कि वो जो है लाइफ के बारे में बड़ा सीरियस था, अपने प्रोफेशन के बारे में, और मेहनती था, ये भी श्योर है। The sun was 2 hours higher now and it did not hurt his eyes so much to look into the east. अब सूरज और ऊपर चला गया था और अब उसकी आंखों में इतनी दर्द रोशनी से नहीं हो रही थी। There were only 3 boats in sight now and they showed very low and far inshore. अब से उसको 3 कश्तियाँ नजर आ रही थी जो बहुत दूर इनशोर थी, यानी साहिल के पास पास थी। All my life the early sun has hurt my eyes, he thought. Yet they are still good. उसने सोचा कि सारी ज़िंदगी ये सूरज की रोशनी जो है समुंदर से मेरी आंखों को तकलीफ देती रही है, लेकिन अभी भी मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। इन द इवनिंग आई कैन लुक स्ट्रेट इन टू इट विदाउट गेटिंग द ब्लैकनेस। कहता है कि शाम के वक्त तो मैं सूरज में डायरेक्टली देख सकता हूँ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं चाहता। होता है ना, थोड़े देखते रहते हैं रोशनी में, फिर कहीं और देखें तो आपको अंधेरा अंधेरा नजर आना शुरू होता है। कहता है मुझे वो नज़र नहीं आता, इतनी अच्छी आंखें मेरी। इट हैज़ मोर फोर्स इन द इवनिंग टू बट इन द मॉर्निंग इट इज़ पेनफुल। कहता है हालांकि जो रोशनी की शिद्दत है वो शाम की ज़्यादा होती है, और ये साइंटिफिकली अगर आप पढ़ें, अगर आपने थोड़ी सी फिज़िक्स वगैरह पास में पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि वेवलेंथ जो है एट एलिवेशन जो है और एट एंगल्स पे जो है वो ज़्यादा हो जाती है वेवलेंथ, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बन जाती है। इस तरह हमने सुना होगा कि जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, वेगायर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइट है वो वायलेट है और सबसे वीक लाइट जो है वो रेड है। इसलिए अगर आपने सुने होंगे ये 2 वर्ड्स, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड। तो जो वेव्स वायलेट साइड की, ये लाइट में रेड वाली लाइट सबसे कम इंटेंस होती है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फिर वेवलेंथ बढ़ती थी, वायलेट वाली सबसे हाई होती है। उस वायलेट की लाइट से भी ज़्यादा जब हाई हो तो हम उसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, और जब रेड से कम हो उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो ये खैर एक हम ज़रा डिविएट हो गए, लेकिन इट्स अ फन फैक्ट। तो इस वजह से शाम के वक्त जो है वो लाइट तेज़ होती है, इसलिए उस वक्त शाम को जो है सूरज भी जो है वो रेड नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट होता है, उसके करीब करीब होता है। और आसमान भी नीला ऐसे नज़र आता है, ये वायलेट का जो शेड है फुल वेवलेंथ पे वो होता है उसका। तो खैर वो ये बात करता है कि इवन दो कि शाम को इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी देख लेता है, क्योंकि जो दिन की रोशनी है वो तकलीफ ज़्यादा देती है आंखों को, इंटेंसिटी शाम की रोशनी में होती है। जस्ट देन ही सॉ अ मैन ऑफ वॉर बर्ड विद हिज लॉन्ग ब्लैक विंग सर्कलिंग द स्काई अहेड ऑफ हिम। अचानक उसने देखा कि उसके सर के, तो उसके ऊपर थोड़ा दूर एक काला परिंदा है जिसका नाम मैन ऑफ वॉर है, और वो जना तो इधर गोल चक्कर लगा रहा है समुद्र के ऊपर। ही मेड अ क्विक ड्रॉप स्लांटिंग डाउन ऑन हिज बैक स्वेप्ट विंग्स एंड देन सर्कल्ड अगेन। वो एकदम से यूँ समुद्र की तरफ नीचे आया और फिर समुद्र करीब आके फिर उठ के घूमना शुरू हो गया। ही इज़ गॉट समथिंग द ओल्ड मैन सेड अलाउड, ही इज़ नॉट जस्ट लुकिंग। बूढ़ा आदमी एकदम समझेगा इसको कुछ मिल गया, इस परिंदे को, ये सिर्फ जो है देख नहीं रहा, इसको वाकई कुछ मिल गया। He rode slowly and steadily towards where the bird was circling. He did not hurry and he kept his line straight up and down. उसने आहिस्ता से चप्पू चला के वहाँ तक पहुँचा जहाँ पे परिंदा जो है सर्कल कर रहा था। उसने जल्दी नहीं की, उसने अपनी लाइंस को फिर भी स्ट्रेट रखा। इसकी मेटिकुलस
पर्सनैलिटी को शो कर रहा है कि इवन दो कि उसको जल्दी थी उधर मछली होती, लेकिन फिर भी उसने अपना ध्यान रखा मेरी लाइन स्टेडी ना हो जाए, ठीक है। But he crowded the current a little so that he was still fishing correctly, though faster than he would have fished if he was not trying to use the bird. लेकिन ये होगा उसकी चलन थोड़ा सा तेज़ हुआ, इतना तेज़ हुआ कि हल्की हल्की लहरें सी जो है ना मामूली सी इर्द गिर्द बन गई, लेकिन वो भी ज़रूरत है, उसे तेज़ी से पहुँचना था, लेकिन उसे लाइन्स को स्ट्रेट रहने दिया. The bird went higher in the air and circled again, his wings motionless. Then he drove suddenly, and the old man saw a flying fish spurt out of the water and sail desperately over the surface. वो परिंदा जो है फिर ऊपर की तरफ गया हवा में और दोबारा चक्कर लगाए, उसके पर जो थे मोशनलेस थे, ताकत थे. Then he drove suddenly, और फिर दोबारा उसने नीचे की तरफ गौता लगाया और उसने देखा कि बूढ़ा आदमी ने देखा जो फ्लाइंग फिश जो शुरू में आई थी वो पानी से निकल रही है और वह समुद्र की सतह के ऊपर यूँ सेल करके दोबारा नीचे जा रही है. स्पर्ट आउट कहते हैं तेज़ी से बाहर निकलना. स्पर्ट वैसे कहते हैं जैसे आप वो पकड़ें, अगर टूथपेस्ट पकड़ें तो टूथपेस्ट की अगर जो ट्यूब है उसको ज़ोर से एकदम से दबाएंगे तो एकदम से टूथपेस्ट जो बाहर निकलेगी उसको स्पर्ट कहते हैं, अचानक से कोई चीज़ का निकलना. तो कहते हैं इस तरह ही वो जो है ना मछली पानी से स्पर्ट आउट करती जो फ्लाइंग फिश थी. डॉल्फिन, द ओल्ड मैन सेड अलाउड, बिग डॉल्फिन. बूढ़े आदमी ने ऊंची आवाज़ में कहा डॉल्फिन, बहुत बड़ी डॉल्फिन. He shipped his oars and brought a small line from under the bow. उसने अपनी ओर्स, अपने चप्पुओं को साथ शिप से मतलब उधर रख दिए जो पहले बंधी हुई थी हुक्स के साथ, और एक छोटी सी लाइन, एक डोरी ले आया, बेसिकली वो जो रस्सी थी जिसे वो शिकार करता होता है, अंडर द बाउ, कश्ती के अगले हिस्से से निकाल के ले आया. इट हैड अ वायर लैडर एंड अ मीडियम साइज हुक. वायर लीडर, अच्छा उसमें बेसिकली क्या था कि वो जो थी पूरी रस्सी के एंड पे वायर लगी हुई थी और उसके साथ एक दरमियानी साइज़ का हुक लगा हुआ था. He baited it with one of the sardines. उसने उस पर एक सार्डीन लगाया हुक पे. He let it go over the side and then made it fast to a ring bolt in the stern. उसने उसको समुद्र के नीचे उतार दिया and made it fast, मतलब उसको गिरा बांध दी. स्टर्न, स्टर्न कहते हैं जो बोट का जो है पिछला हिस्सा, उसके साथ एक रिंग बोल्ट के साथ, कश्ती के पिछले हिस्से में एक इस तरह का रिंग का बोल्ट लगा हुआ था, की लगा हुआ था, उस साथ उसको बांध दिया. आगे बढ़ते हैं. Then he baited another line and left it coiled in the shade of the bow. फिर उसने एक और रस्सी के साथ बेट लगाया, मछली लगाई, लेकिन उसको कॉइल फॉर्म में अंदर ही रहने दिया, उसको भी अंदर समुद्र में नहीं डाला, उसको कश्ती के अंदर रहने दिया. या प्रेपरेशन कर रहा है कि इन केस मछली आ जाती है, नज़र आती है तो ये तो डली हुई है, मैं एक और भी फिर डाल दूंगा, तो रेडी रखा है एकदम से जब मछली आए तो मैं जल्दबाजी में मिस ना कर दूँ. He went back to rowing and to watching the long-winged blackbird who was working now low over the water. उन्हें दोबारा जो चप्पू चलाना शुरू कर दिया, काले परिंदे को देखना शुरू कर दिया जो कि कोशिश में लगा हुआ था किस तरह वो मछली पकड़े, तो उसको इर्द गिर्द घूम रहा था. As he watched the bird dipped again, slanting his wings for the dive and then swinging them wildly and ineffectually as he followed the flying fish. उन्होंने देखा किस तरह परिंदे ने दोबारा जो डुबकी लगाई, slanting his wings, slant मतलब टेढ़ा कर देना, ठीक है, slant होता है यूँ टेढ़ा, this is straight, this is slant, ठीक है. बल्कि वो आपने वो कॉल्सन के खाए भी होंगे शायद, स्लांटी, अगर आपको पता है वो जो स्नैक्स हैं, तो उनका नाम स्लांटी इसलिए है क्योंकि वो थोड़े से स्लांटेड है, उनकी शेप जो है ना पास्ता की थोड़ी स्लांटेड है, एक साइड से थोड़ा सा यूँ कटा हुआ है, एक तरह से थोड़ा यूँ कटा हुआ है, तो उसका नाम स्लांटी इसलिए रखा हुआ है कि वो स्लांटेड है थोड़े. तो खैर वो जो परिंदा से स्लांट किया अपने परों को, ठीक है, फॉर द डाइव, यानी पहले पर खुले हुए थे पूरे, फिर थोड़े अंदर कर लिए, टेढ़े कर लिए और पानी के अंदर डाइव करने को तैयार हो गया. और फिर उनको करीब आके यूँ के फड़फड़ाता रहा क्योंकि वो नाकाम हो गया था मछली पकड़ने में, इनफेक्चुअली, बेकार. द ओल्ड मैन कुड सी द स्लाइट बल्ज इन द वाटर दैट द बिग डॉल्फिन रेज्ड एज दे फॉलोड द एस्केपिंग फिश. बूढ़े आदमी ने देखा कि समुद्र के अंदर हल्का सा एक बल्ज था, एक उभार था, किसका, डॉल्फिन की ऊपर वाले हिस्से का, जो कि मूव कर रही थी, उन फ्लाइंग फिश का पीछा कर रही थी. द डॉल्फिन वर कटिंग थ्रू द वाटर बिलो द फ्लाइट ऑफ द फिश and would be in the water driving at speed when the fish dropped. अब जो डॉल्फिन थी वो पानी के बिल्कुल नीचे नीचे चलती जा रही थी, उड़ती फिश, जो फ्लाइंग फिश ऊपर पर उड़ी थी बिल्कुल साथ साथ नीचे सतह के करीब करीब चलती जा रही थी. दे आर वाइड स्प्रेड एंड द फ्लाइंग फिश हैव लिटिल चांस. वो जो है बहुत ज़्यादा है और फ्लाइंग फिश का कोई भी अब चांस नहीं है. बेसिकली हो ये रहा था कि बड़ा अजीब सी चीज़ है कि फ्लाइंग फिश जान बचा के भाग रही थी डॉल्फिन से, क्योंकि डॉल्फिन फ्लाइंग फिश को खाना चाह रही थी, और जो परिंदा है वो जो है पीछा कर रहा था किसका, वो भी उन फ्लाइंग फिश का पीछा कर रहा था कि वह शिकार कर सके. ओल्ड मैन उन डॉल्फिन का पीछा कर रहा है कि उनका शिकार कर सके. तो कहता है वो बहुत फैली हुई थी और जो छोटी छोटी फ्लाइंग फिश हैं
उनका जो है ना कोई चांस नहीं है, दिल बी कॉट इवेंचुअली। द बर्ड हैज़ नो चांस, और बर्ड का भी कोई चांस नहीं है, वो नहीं पकड़ सकता। द फ्लाइंग फिश आर टू बिग फॉर हिम एंड दे गो टू फास्ट, क्योंकि जो फ्लाइंग फिश है उस परिंदे के लिए काफ़ी बड़ी, इवन दो कि ओल्ड मैन के लिए इतनी बड़ी नहीं, लेकिन उस परिंदे के हिसाब से वो फ्लाइंग फिश भी काफ़ी बड़ी है। उसको मालूम था कि ये इनको पकड़ नहीं पाएगा, और वो बहुत तेज़ है, परिंदा इतना तेज़ नहीं है। He watched the flying fish burst out again and the ineffectual movements of the bird. उसने देखा किस तरह बार बार फ्लाइंग फिश आ रही हैं और किस तरह बार बार परिंदा कोशिश कर रहा है उनको पकड़ने की, नाकाम होता जा रहा है। That school has gotten away from me, he thought. They are moving out too fast and too far. उसने सोचा कि ये स्कूल है ना, ये जो झुरमुट है मछलियों का, ये मेरे से बच के भाग गया है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ठीक है, और मैं उनका पीछा नहीं कर पा रहा, बहुत दूर निकल गया अब। But perhaps I will pick up a stray and perhaps my big fish is around them. कहता हो सकता है कि मैं उनमें से, उन फ्लाइंग फिश में से कोई एक आध स्ट्रे, कोई आवारा, कोई पीछे रह गई हो, वो मेरी किस्मत में अगर हुई तो मुझे मिल सकती है, और ये भी उसके उसके आसपास कोई बड़ी मछली जो उनको खाने आ रही तो मैं उसको भी पकड़ सकता हूँ। तो इसका अंदाज़ा था कि छोटी मछली, क्योंकि छोटी मछली अगर पकड़ भी ले तो हो सकता है उस छोटी मछली को खाने को बड़ी मछली खाने आ जाए, तो फिर वो उसको भी पकड़ सकता है। उसके जहन में बस ये पॉजिटिविटी थी, ये ऑप्टिमिज्म था जो कि हमें ओल्ड मैन के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। जब मैं ओल्ड मैन कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें आप अगर ओल्ड मैन का कैरेक्टर स्केच आएगा तो उसमें आप ये बातें लिख सकते हैं। समझता है वो काइंड है, किस तरह वो समुंदर को ट्रीट करता है, किस तरह थैंक करता है, किस तरह बॉय को ट्रीट करता है, किस तरह फिश को ट्रीट करता है, और यहाँ भी पता चल रहा है किस तरह वो अपनी आंखों के बारे में सोचता है, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में सोचता है, और यहाँ पे भी हमें उसकी सोच का पता चल रहा है कि वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी। The clouds of the land now rose like mountains, and the coast was only a long green line with the grey blue hills behind it. अब बादल दूर ज़मीन के ऊपर पहाड़ों की तरह नजर आ रहे थे, और जो कोस्ट था, जो साहिल था, वो सिर्फ एक बारीक सी ग्रीन सब्ज लाइन नजर आ रही थी उसको, विद द ग्रे ब्लू हिल्स बिहाइंड, उसके पीछे छोटी छोटी ग्रे ब्लू हिल्स नजर आ रही थी उसको। द वाटर वॉज डार्क ब्लू नाउ, सो डार्क दैट इट वॉज ऑलमोस्ट पर्पल, और समुद्र का रंग बहुत गहरा नीला हो गया, इतना गहरा नीला कि जामनी लग रहा था उसे। एज ही लुक डाउन इन टू इट ही सॉ द रेड सिफ्टिंग ऑफ द प्लैंकटन इन द डार्क वाटर। उसने जब नीचे देखा तो उसने देखा कि रेड सिफ्टिंग, ठीक है, रेड सिफ्टिंग कहते हैं गुठलियाँ सी, उसको ना लाल रंग की गुठलियाँ नजर आ रही थी। और द प्लैंकटन, प्लैंकटन बेसिकली एक तरह से काई है, जिस तरह फंगस होती है या एल्जी होती है जो समुद्र के ऊपर हल्की हल्की सी उगी होती है। बेसिकली ये लिविंग थिंग है, ठीक है, प्लांट टाइप लगती है, लेकिन ये खैर इसको काफ़ी मछलियाँ खाती हैं। तो कहता है उसका रेड रेड रंग जो था उसको नज़र आ रहा था गहरे पानी के अंदर। एंड द स्ट्रेट लाइट द सन मेड एंड द स्ट्रेट लाइन द सन मेड नाउ, और उसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत अजीब सा रंग दे रही थी। He watched his lines to see them go straight down out of sight into the water, and he was happy to see so much plankton because it meant fish. उसने देखा नीचे समुद्र के अंदर तो उसकी लाइंस कितनी गहराई तक जा रही थी, और उसको खुशी हुई इतना ढेर सारा प्लैंकटन देखे, क्योंकि इस प्लैंकटन का मतलब है कि यहाँ पे मछलियाँ भी होंगी जो इस प्लैंकटन को खाने आएंगी। अच्छा, मज़े की बात है ये है बेसिकली पौधा सा, और ये नॉर्मली जो दरमियानी साइज़ के छोटे साइज़ की मछलियाँ खाती है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं जो सिर्फ खाती ही प्लैंकटन है। जैसे कि एक शार्क की टाइप है जो गोश्त नहीं खाती, प्लैंकटन खाती है। फिर एक वेल की टाइप है, वो भी जो है जिसका स्पर्म वेल सबसे बड़ी वेल है, वो भी प्लैंकटन खाती है, ये जो है पौधे टाइप से। द स्ट्रेंज लाइट द सन मेड इन द वाटर नाउ दैट द सन वॉज हायर मेंट गुड वेदर एंड सो द शेप ऑफ द क्लाउड्स ओवर द लैंड। वो जो अजीबोगरीब रोशनी सूरज पैदा करता है उस प्लैंकटन की वजह से, उसने देखा कि अब सूरज पूरी ऊंचाई पे है, और अब जो मौसम है गुड वेदर होगा, अच्छा मौसम होगा। और इसका मतलब, और इसकी वजह से जो ज़मीन के ऊपर जो बादल की शेप थी वो भी उसको बड़ी खूबसूरत लग रही थी। बट द बर्ड वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट नाउ एंड नथिंग शोड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर बट सम पैचेस ऑफ येलो सन ब्लीच सारगासो वीड। अब जो परिंदा तो कहीं बहुत दूर रह चुका था, ठीक है, वो कहीं दूर उड़ गया था और नज़र भी नहीं आ रहा था, और समुद्री सतह पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना डॉल्फिन की बैक नज़र आ रही है, ना फ्लाइंग फिश उड़ती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ क्या नज़र आ रहा है उसको, सम पैचेस, कुछ टुकड़े नज़र आ रहे थे, येलो सन ब्लीच सारगासो वीड। सारगासो वीड जो है एक टाइप ऑफ सी प्लांट है, वीड टाइप होती है, लंबी लंबी से पत्ते से होते हैं, वो ऊपर जो तैर रहे थे या नीचे नीचे सतह के नज़र आ रहे थे। सन ब्लीच से क्या मतलब सूरज पड़ के उनका रंग येलो हो गया, हालांकि वो पर्पलिश से ब्राउनिश से होते हैं, कभी कभी ग्रीन भी होती हैं। तो खैर वो कह रहे कि जो बहरी घास थी उसको सन, जो बेसिकली वीड्स होती हैं मुख्तलिफ घास की टाइप्स हैं, ग्रास की टाइप्स हैं। And the purple formalized iridescent gelatinous bladder of a Portuguese man of war floating close beside the boat।
और उसके साथ उसको क्या नज़र आ रहा था, पर्पल जामुनी रंग की फॉर्मलाइज्ड, ठीक है, एक गोल सी शेप में, इरिडिसेंट, इरिडिसेंट कहते हैं जो चमकता हो मुख्तलिफ रंगों में, बेसिकली इरिडिसेंट होता है जो लाइट, जो ग्लोइंग लाइट दे रहा हो। जेलेटिनस ब्लैडर, जेलेटिनस जेली की तरह, जेलेटिन की तरह चिपकने वाला ब्लैडर, पित्ता। तो जो है ना एक उसको ये वीड नजर साथ उसको एक ना पर्पल से कलर का एक जेली टाइप सा एक पित्ता नजर आ रहा है, किसका, एक परिंदे का, ऑफ अ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। वो जो परिंदा मैन ऑफ वॉर जो पैसे ब्लैक, इस तरह का एक और कोई परिंदा, उसकी डेड बॉडी उधर पड़ी हुई थी, उसका जो है ना पित्ता बाहर से निकला हुआ नजर आ रहा था, कहीं वो पानी में तैर रहा था, वो उसको नजर आ रहा था। फ्लोटिंग क्लोज बिसाइड द बोट, जो कि कश्ती के नज़दीक ही तैर रहा था। इट फ्लोटेड cheerfully एज अ बबल with its long deadly purple filaments trailing a yard behind it in the water। अच्छा, और वो इस तरह तैर रहा था जैसे कोई बबल हो, ठीक है, कोई गुब्बारा हो, और उसमें से लॉन्ग डेडली पर्पल फिलामेंट्स, फिलामेंट्स कहते हैं रेशे, लंबे लंबे रेशे निकल रहे थे जो कि जहरीले थे। ट्रेलिंग अ यार्ड बिहाइंड इट इन द वाटर, जो उससे एक यार्ड, एक गज पीछे तक चल रहे थे, यानी जो पित्ते के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, उसकी नालियाँ वगैरह, वो पीछे ऐसे से तैरती आ रही थी। जहरीली इसलिए गुजारी, मतलब ब्लैडर के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। आगवामाला द मैन सेड यू होर, आगवामाला कहते हैं बुरा समुंदर, ठीक है, वो कहता है बुरा समुंदर। एग्वा कहते हैं एक्वा को, पानी को, माला बैड को, स्पेनिश के अंदर कहता है बुरा समुंदर, यू होर, ठीक है। और वो जो उसको क्या कह रहा है, एक तवाइफ कह रहा है, इसको गाली दे रहा है बेसिकली इसको समुंदर को, क्यों, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि ये परिंदा इसने समुंदर ने कत्ल कर दिया। वो कहता है ना कभी कभी क्रूल भी होता है, और पहले सोचता है कि इस तरह का परिंदा जो है ये मर ना जाए, तो उसने देखा कि एक परिंदे की लाश का टुकड़ा उधर पड़ा हुआ था, उसको एकदम से उसके जहन से उसके लिए बुरे अल्फाज निकले, बुरे अलकाबात निकले, क्योंकि उसको गुस्सा है कि इसने जो है उसके साथ जुल्म किया है, ठीक है। यहाँ तक हम फिलहाल पढ़ते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आई हैड होप कि हम इसको 15 या 20 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, बट नाउ आई फील कि इट माइट टेक मोर देन अराउंड अबाउट 25 लेक्चर्स। सो बेयर विद मी, पेशेंस रखें, इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे, और ये सारे लेक्चर्स सुने ताकि आपको कंप्लीट नॉवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और आपको ये फील ना हो कि आपने इसको पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।